तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है स्टेट से रिलेटेड वो है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस हुआ था। तो देखिए, इससे पहले 1956 से पहले यानी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, या फिर उससे पहले जाते हैं 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ से लेकर 1956 तक हमारे जो स्टेट्स थे वो काफ़ी कम स्टेट्स थे, शायद 14 स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, सिर्फ 14 स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। और ये जो स्टेट का नोमेनक्लेचर किया हुआ था वो ब्रिटिश के टाइम में किया गया था। ठीक है, जैसे कि आपका बंगाल प्रेसिडेंसी था, ठीक है, उसके अलावा मद्रास था। ठीक है, तो उस हिसाब से इसे बांटा गया था और सिर्फ 14 स्टेट्स में बांटा हुआ था और काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स थे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा एक स्टेट था। तो जब बाद में किया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो फिर सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, सबका बाउंड्री चेंज करके फिर से बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस में। जहाँ पे तेलुगु बोला जाता है उसे आंध्र प्रदेश बनाया गया, ठीक है, जाते तमिल बोला जाता है तमिलनाडु बनाया गया, इस हिसाब से बनाया गया सारे स्टेट्स को, ठीक है, लैंग्वेज बेसिस पे। तो ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस जो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। तो इसके तहत दादरा और नगर हवेली जो है वो इंडिया में शामिल हुआ था फ्रॉम पोर्तुगल। अब देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो आज़ाद सिर्फ ब्रिटिश से हुआ था, इसके अलावा भी कई यूरोपियन जो देश हैं उनके कॉलोनीज इंडिया में थे। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, दादरा हो गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ये सारे पोर्तुगल के कॉलोनीज थे। ठीक है, तो ब्रिटिश तो चले गए लेकिन इंग्लैंड चला गया, लेकिन पोर्तुगल, फ्रेंच, इनके कुछ कुछ हिस्से हमारे देश में भी बचे हुए थे। तो फिर इनसे भी ये हिस्से वापस लेके फिर इंडिया में शामिल किया गया। तो 1961 में हम देख रहे हैं कि 10th अमेंडमेंट एक्ट के तहत दादरा और नगर हवेली को शामिल किया गया और 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत गोवा और दमन एंड दीव को इंडिया में शामिल किया गया। दोनों याद रखिए, आपको पोर्तुगल से है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दमन एंड दीव या दादरा एंड नगर हवेली या गोवा किस का कॉलोनी था, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है किसका था, पोर्तुगल का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। अब चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी बने हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जैसे मेघालय फॉर्म हुआ था, ये सारे जितने भी 7 सिस्टर्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में वो सारे फॉर्म हुए थे, तो वो एक एक करके फॉर्म हुए, तो उनके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, पूरा 7 जो सिस्टर्स हैं वो सिर्फ एक आसाम करके स्टेट था, बाद में धीरे धीरे ये अलग हुए हैं। लेकिन जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, नागालैंड का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागालैंड को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए 371A के तहत। ठीक है, तो नागालैंड कब फॉर्म हुआ था, नागालैंड फॉर्म हुआ था 13th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत। ठीक है, नागालैंड, और फिर इसे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे 371A के तहत। ठीक है, उसके बाद 14th अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात की जाए तो इसके तहत पौंडीचेरी को इंक्लूड किया गया था इंडिया में। और देखिए, पौंडीचेरी किसका ये था, कॉलोनी कह सकते हैं एक तरह से, फ्रांस का। तो फ्रांस से पौंडीचेरी को लेकर इंडिया में इंक्लूड किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी भी आप अगर पौंडीचेरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ फ्रेंच लोग मिलेंगे जो कि इंडिया में बस गए हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियंस आप कह सकते हैं। तो पौंडीचेरी आपको याद रखना है फ्रांस से, गोवा और दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली था पोर्तुगल से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें क्या होगा, इसमें सिक्किम को इंडियन स्टेट बनाया गया है। ठीक है, तो सिक्किम भी पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, बहुत दिनों तक इंडिपेंडेंट रहा है, उसके बाद इसे फिर इंडिया में शामिल किया गया था 1975 में। ठीक है, सिक्किम बना था इंडियन स्टेट। तो ये सारे जो मैंने 6 अमेंडमेंट्स बताया स्टेट्स के तहत, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे वीडियो का, जो कि है लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, यानी अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू चेंजेस मेड इन द लैंग्वेज। तो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो 14 लैंग्वेजेस थे और बाद में फिर 8 लैंग्वेज ऐड हुए। तो ये जो 8 लैंग्वेज ऐड हुए, टोटल 3 अमेंडमेंट्स ऐड हुए। सबसे पहला 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें आपका सिंधी ऐड हुआ था। ठीक है, सिंधी ऐड हुआ ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। और फिर नेक्स्ट आता है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें ऐड हुआ टोटल हमारे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, टोटल 3 लैंग्वेजेस ऐड हुए। फिर आता है हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2004, इसमें हमारा बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेज ऐड हुए। तो टोटल देखिए 4, 3, 7, 1, 8, तो ये 3 के तहत हमारे टोटल 8 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ऐड हुए। तो ये तीनों आप अमेंडमेंट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है अमेंडमेंट्स का, पहले आते हैं हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट में, जो कि है 26th अमेंडमेंट 1971। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमें, ये प्राइवी पर्सेस को प्रिंसली स्टेट से एकदम अबॉलिश कर दिया गया था। तो प्राइवी पर्सेस क्या है ये मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं ये आपको बताऊंगा, और ये कब हुआ था, इसे रिमूव कब किया गया था, इसे अबॉलिश किया गया था 1971 में 26th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो देखिए जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में, तो उस समय हमारा इंडिया काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। एक सबसे बड़ा जो मेजर हिस्सा था, जो हम कह सकते हैं 70% होगा, वो था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया उन सारे रीजन को करता था जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, लेकिन ऐसे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। मोर देन 200 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट मतलब क्या कि वहाँ पे राजा रूल करते थे, वो एरिया राजा का था, ठीक है। तो वो ब्रिटिश के अंडर नहीं आते थे, वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जैसे कि जो राजपूत किंगडम्स थे वो सारे इंडिपेंडेंट थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये सारे थोड़ा इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, ठीक है, ये ब्रिटिश के अंडर नहीं आते थे। तो जब इंडिया फॉर्म हुआ तो क्या हुआ कि जैसे कि ये सारे जो एरियाज़ थे वो इंडिया के ही बीच बीच में थे, इंडिया के बीच में, इंडिया के बॉर्डर पे कहीं पे भी आपको इंडिया के आसपास ही मिलेंगे। तो इनको ऑफर दिया गया कि आप इंडिया में ही शामिल हो जाइए, ठीक है, और इंडिया में शामिल होने के बदले इनको कुछ कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, क्योंकि इनका राज्य छिन जाएगा, राजा के जितने पावर्स है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब डेमोक्रेसी इनके राज्य में आ जाएगी तो फिर पीपल वोट करेंगे और वहाँ पे एमपी एमएलए फॉर्म होंगे, तो इनका एक तरह से जो पूरा टैक्स सिस्टम था वो हट जाएगा, तो पूरा तरह से एक तरह से इनका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, ये राजा बस एक नॉर्मल नागरिक बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, राजा लोगों के पास क्या ऑप्शन था, या तो इंडिया में शामिल हो जाए, अगर नहीं शामिल होते तो क्या करता है बाद में इंडियन आर्मी इस पर कब्जा कर लेती, ठीक है, यूजिंग फोर्स, ठीक है। तो जब ये इंडिया में शामिल हुए तो इनको अपना सारा राज्य देना पड़ा, तो इसके बदले इनको कुछ पेंशन मिलता था, जो राजा है इनको कुछ पेंशन मिलता था, उसी को कहा जाता था प्राइवी पर्सेस, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का जब गवर्नमेंट आया 1971 में तो फिर इसे हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, तो फिर राजा के पास जो भी पेंशन मिलता था वो भी बंद हो गया, ठीक है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट उस समय का फैसला था, इसलिए आपको याद रखना है 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू प्राइवेट पर्सेस को प्रिंसली स्टेट से अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। तो देखिए इंदिरा गांधी का जो रूल था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता है, ठीक है। किस लिए माना जाता है, क्योंकि उस समय जो हमारे देश का जो डेमोक्रेसी था वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं खतरे में था। खतरे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब उस समय काफ़ी सारे जो हमारे मूल भाव हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अफेक्ट करने की कोशिश की गई थी। जैसे आप 38th अमेंडमेंट एक्ट को ही देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया था कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट, उससे जुडिशरी क्वेश्चन नहीं कर सकती, क्वेश्चन बाय लॉ, उसको क्वेश्चन बाय लॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे कोर्ट के पास अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का, वो इमरजेंसी पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहे, प्रेसिडेंट किसके ऑर्डर पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे, और जब प्रेसिडेंट या गवर्नर को इमरजेंसी लगाते हैं तो उसे लॉ क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी कोर्ट क्वेश्चन उस पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरह से अगेन पावर छीना जा रहा है कोर्ट से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा, ये सब को भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया गया, ठीक है। तो हम कोर्ट को एक तरह से धीरे धीरे कम्प्लीटली कमज़ोर कर रहे थे इन डिफरेंट, और ये सारा आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के समय का ये सारे अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल पीरियड था, इमरजेंसी भी इसी टाइम में लगा था, और इमरजेंसी के वक्त ही एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया था जो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लिस्ट ऑफ चेंजेस किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, और ये जो चेंजेस थे इसमें बहुत सारे जो है हमारे डेमोक्रेसी के मूल भावना को अफेक्ट भी करता है, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं इसके बारे में फैक्ट्स। तो इट वॉज डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, ये तो पता ही है आपको, इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिया गया था। आपको बस ये पॉइंट याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि डीपीएसपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स थे। अब देखिए इसमें चेंजेस कुछ कुछ जो किए गए थे वो आपको याद रखना है। सबसे पहला चेंज था कि फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट से। तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटी जब आर्टिकल 51A है, यानी ये बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। जब भी ए बी लगना स्टार्ट होता है तो आपको पता चल जाता है कि वो बाद में अमेंड करके ऐड हुआ है। तो 51A, ठीक है, यानी पार्ट 4A जो है, पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है,
वो ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में ऐड हुए थे। जब हम प्रियम्बल पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो आपको ये याद रखना है किससे हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसे फिर बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट से वापस 5 साल कर दिया गया था, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट अपना विल का नहीं कर सकते, ठीक है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात सुनना ही होगा, प्रेसिडेंट उसके विरोध में नहीं बोल सकते। तो ये भी लाया गया था, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को और मजबूत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटर कुड डिप्लॉय आर्मी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये देखिए अगेन एक सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि अगर आपके खिलाफ कोई अगर ज़्यादा आवाज़ उठाएगा तो आप वहाँ पे आर्मी भेज सकते हैं, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन हो या फिर स्टेट में डिस्टर्बेंस हो, तो ये सब के लिए आप सेंटर उस पर आर्मी का यूज़ कर सकती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे जो है एक तरह से हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मूल भाव को काफ़ी इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। जुडिशरी कमज़ोर हो रही थी, इसके अलावा टर्म 5 साल से 6 साल कर दिया जा रहा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट से पावर छीना जा रहा है। तो काफ़ी कुछ हुआ था इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसके अलावा कई और चेंजेस थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है। तो मैं अब एक बार आपको इसमें रिवाइज कर देता हूँ और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि डीपीएसपी को इंपॉर्टेंस दिया गया था फंडामेंटल राइट्स से ऊपर, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम लगा था, ये आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी के रूल के समय। और आपको क्या याद रखना है, सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड, ये तो एकदम बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस साइड वाला, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप बाकी चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप याद रख सकते हैं ये तीनों पॉइंट भी, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल स्टार कर देते हैं, आपको याद रखने हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे अमेंडमेंट्स देखते हैं। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद कई सारे जो हम बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी को आघात पहुंचाने वाले नियम थे, उनको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ख़त्म किया। तो देखिए 1977 में इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी जी हार गई, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कई बार 1977 के इलेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि वो इंडिया के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया 1977 के इलेक्शंस ने। तो 1978 में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए ये देखते हैं। तो देखिए मैनी चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट वर रिपील्ड, उसको वापस लिए गए, उसको फिर से चेंज करके वापस रिस्टोर किया गया, ठीक है। तो अब कौन कौन से उसमें थे वो देख लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार एसएससी सीजीएल और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो है ये पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं जब फंडामेंटल राइट आपको बता रहा था कि ये पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के उसे एक लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 31 में ये था पहले फंडामेंटल राइट में, और इसे फिर रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो ये किसके तहत हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इन आर्टिकल 352। अब देखिए 352 में हमने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस है,